Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I am going to start class number 6 history book and the chapter number 2. The chapter name is From Hunting Gathering to Growing Food. और अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे जो एंशियंट लोग थे फ्रॉम द हंटर एंड गैदरर दे बिकम द फूड प्रोड्यूसर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हियर. Here is the some story about the Tushar train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin wedding, and they were traveling by train, and he had managed to squeeze into the window seat. कैसे भी मैनेज करके इसने विंडो सीट स्क्वीज कर ली, and his nose glued to the glass pane as he watched three houseflies passed. His uncle tapped his soldier and said, "Do you know this train was first used about the 150 years ago?" आप सभी को पता है हमारी जो ट्रेन है सबसे पहले 1853 में स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द मुंबई टू थाने भारत में बाय द लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी इंडिया में, मुंबई टू थाने. And the people began using buses to few decades later. Tushar wondered, when people could not travel quickly from the one place to another, did they spend their entire lives whenever they were born? Not quite. तो ये बच्चे का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर पहले टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, बसेस नहीं थी, ट्रेन्स नहीं थी, तो क्या वो लोग जहाँ पर रहते थे, जीते थे, जहाँ पर उनका जन्म होता था, क्या उसी के दायरे में ही वो रहते थे सारी लाइफ टाइम? तो ये तुषार का क्वेश्चन है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द कंप्लीट टॉपिक इन दिस चैप्टर. द टॉपिक हियर इज द अर्लीस्ट पीपल. व्हाई वर दे ऑन द मूव? अर्लीस्ट पीपल की बात कर रहे हैं फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज. We know about the people who lived in subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as a hunter or gatherer. जैसे मैंने आपको बताया था स्टोन एज में सबसे पहले एज आती है पैलियोलिथिक एज, सबसे ओल्ड एज. पैलियोलिथिक के जो लोग थे वो क्या थे? हंटर और गैदरर थे. वो हंट करते थे और साथ में उसको खाने को स्टोर करके रखते थे, गैदर करके रखते थे. दे नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. जनरली दे हंट वाइल्ड एनिमल्स, caught fishes and birds, gathered fruits, roots, nuts and seeds, leaves, stalks and eggs. तो ये सारी चीज़ें वो हंट करते थे और स्टोर करके रखते थे. Hunter and gatherer moved from place to place, and there are many reasons for it. First, if they had stayed for one place for long, अगर वो एक ही जगह काफ़ी टाइम के लिए रुक जाएं, they would have eaten up all the available plants and animal resources. अगर जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो अगर वहाँ पर वो काफ़ी टाइम के लिए स्टे कर जाए और जितना भी वहाँ पर रिसोर्सेज होंगे वो सारा उसको क्या कर लेंगे? ख़त्म कर देंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे. सो देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन द सर्च ऑफ फूड. इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना ही पड़ेगा फॉर द फूड. एंड सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इधर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड द वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव. और एनिमल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होना पड़ता है बिकॉज ऑफ द फूड. सो दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट. क्लियर? तो ये था हमारा एक फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज में, और चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू द ग्रोइंग फूड. अब नेक्स्ट देखो, थर्ड हियर इज प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन. आपको पता है कि जो सीजन्स होते हैं, जब डिफरेंट सीजन में डिफरेंट प्लांट्स और फ्रूट्स ग्रो होते हैं. सो पीपल मे मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट. और जो पीपल थे वो सीजन टू सीजन शिफ्ट होते थे एक जगह से दूसरी जगह. एंड द फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. चाहे पौधों को, चाहे प्लांट्स को, एनिमल्स को, पीपल्स को, सबको क्या चाहिए? दे वाटर. एंड वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. और पानी आपको पता कहाँ पर मिलता है? लेक्स में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में. वाइल मैनी रिवर्स आर लेक्स आर पेरेनियल. पेरेनियल का मतलब होता है जो सारा साल उसमें पानी रहे, विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, उसको पेरेनियल कहा जाता है. एंड अदर्स आर सीजनल. और कुछ वाटर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स पेरेनियल थी और कुछ सीजनल थी. सो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, वेदर विंटर और समर. तो हमने यहाँ पर इस बात की अभी कि अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव. उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पहले मैंने बताया कि पहला रीज़न क्या हो सकता है कि अगर वो एक जगह रहते हैं तो वो सारा का सारा वहाँ पर जो रिसोर्सेज उसको एक्सप्लॉइट कर देंगे.
सेकंड मैंने बताया कि उनको एनिमल्स को मूव करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द फूड, और थर्ड मैंने बताया कि पानी के लिए, पानी हो क्लियर, और डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और चौथा मैंने बताया वाटर। तो ये चार रीजंस मैंने बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू यू नो अबाउट दीज पीपल, हमें इनके बारे में कैसे पता लगता है। तो मैंने आपको बताया हमें इनका पता लगता है स्टोन से सबसे पहले, तो क्योंकि ये स्टोन को एज अ टूल की तरह यूज करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज, जो हंटर और गैदर जिस चीज़ को बनाते थे और जिसको यूज करते थे, एंड इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन। जो उनके टूल्स होते थे वो स्टोन से बने होते थे, वुड से बने होते थे, और साथ में बोन से, हड्डियों से। ऑफ विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव द बेस्ट, और जो स्टोन है वो सबसे ज़्यादा देर तक सर्वाइव करके गए हैं। And some of these stone tools were used to cut meat, bones, scrap barks from trees and hides animal skins. Clear? Animal skins को निकालने के लिए, मीट के लिए, बोन्स के लिए ये सारे stones यूज किए जाते थे। Chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrow for hunting. And other tools were used to chop wood, which were used as a firewood. So wood were also used to make hut or tools. क्लियर, बट आपको पता है कि जो वुड है वो इज़ अ बायोडिग्रेडेबल, तो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टूल्स, स्टोन के टूल्स बने हुए हैं। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव यूज्ड फॉर, लेफ्ट में दिख रहा है, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। क्लियर है? तो ग्राउंड को डिग किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द एडिबल रूट्स, जो खाने के लिए। एंड राइट पे है स्टिचिंग क्लोथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, जो एनिमल की स्किन से जो क्लोथ को स्टिच किया जा रहा है उसके लिए भी स्टोन यूज किए जा रहे हैं। ओके, तो स्टोन, वुड एंड वूड। नेक्स्ट है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब यहाँ पर हम मैप देखते हैं प्रॉपर। सो लुक एट द मैप टू बिलो। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर एंड गैदरर। तो ट्रायंगल्स की बात करें, अब मैं यहाँ पर आपको एक इंडेक्स बताना चाहता हूँ। तो इंडेक्स में सबसे पहले है पैलियोलिथिक साइट्स, पुराने पत्थर, फिर है न्यूलिथिक, उसके बाद है मेगालिथिक, और उसके बाद है अर्ली विलेज, और फिर आती मॉडर्न सिटीज़। पैलियोलिथिक, उसके बाद न्यूलिथिक, उसके बाद मेगालिथिक भी इसी के बिटवीन आ रही है, और तो मेगालिथिक पहले ही आ जाते हैं। तो उसके बाद विलेजेस आ रही है और मॉडर्न सिटीज़ आ रही हैं। Hunter and gatherer lived in many more places, only some are shown on the map, and many sites are located near source of water such as rivers or lake। क्योंकि जहाँ पर जो साइट्स हैं, ये साइट्स को हम उनके शहर बोल सकते हैं। ठीक है, ये आज की मॉडर्न सिटी नहीं है। आज की मॉडर्न सिटी जितने बड़े शहर तो नहीं है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर उन टाइम के बोल सकते हैं। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट इज साइट्स। तो पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें, पैलियोलिथिक में आती है आपकी ट्रायंगल। तो पैलियोलिथिक में आप देखिए कुरनूल केव्स, ये पैलियोलिथिक में आ रही है। ओके, यहाँ पर भी पैलियोलिथिक है। भीमबेटका, पैलियोलिथिक, मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखेंगे मोस्टली सेंट्रल इंडिया पे और सदर्न इंडिया में हमारे पैलियोलिथिक साइट देखने को मिलती है। उसके बाद ये ब्लू वाला न्यूलिथिक, ये देखिए यहाँ पर ब्लू साइट्स दिख रही है, यहाँ पर भी ब्लू, यहाँ पर भी महागरा, ये सारे ब्लू दिख रहे हैं। चिरांद, मेहरगढ़ एंड गुड्स होम, यू कैन सी। नेक्स्ट आता है ग्रीन, ग्रीन में आता है मेगालिथिक साइट्स। ब्रह्मगिरी, मेगालिथिक है, ये देखिए ब्रह्मगिरी, यहाँ पर भी है। और नेक्स्ट है हमारे अर्ली विलेज, इनाम गांव, अर्ली विलेज। और नेक्स्ट आता है मॉडर्न सिटीज़, तो मुंबई मॉडर्न सिटीज़ में शो की जा रही है। ओके, तो यू कैन सी द मैप हियर कंप्लीट। भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश, एंड दिस इज एन ओल्ड साइट विद द केव्स एंड रॉक शेल्टर। यहाँ पर गुफाएं मिलती हैं एंड रॉक शेल्टर्स। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स, तो ये जो गुफाएं हैं ये नेचुरल केव्स है, पीपल यूज करते थे। वाई? बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। और ये जो गुफाएं होती थी उनको रेन से, हीट से और विंड से प्रोटेक्ट करती थी। एंड दीज रॉक शेल्टर आर क्लोजेस्ट टू द नर्मदा वैली। आपको पता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बड़ी फेमस रिवर है आपकी, कौन सी? नर्मदा रिवर। ठीक, ये देखो नर्मदा रिवर आपकी फ्लो कर रही है। एंड आगे फर्दर बात करते हैं। एज अ स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर
good quality stone are easily available. Okay. तो बीम बेट का विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉक पेंटिंग. अब यहाँ पर रॉक पेंटिंग और कहा जा रहा है व्हाट दे टेल अस. रॉक पेंटिंग की बात करें, अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर्स बीम बेट का. मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल. जैसे भीम बेटका केव्स है, भीम बेटका में रॉक शेल्टर्स पेंटिंग मिली है और लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर पेंटिंग करती होंगे. एंड सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश. एंड दीज पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स. तो यू कैन सी अ पेंटिंग फ्रॉम द रॉक शेल्टर. ये पेंटिंग कब हमें दिख रही है और ये है हमारे रॉक भीम बेटका की गुफाएं इन एमपी. क्लियर. साइट्स मैंने भी बात की. साइट्स क्या होती है? साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेनिंग्स ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, पोर्ट्स, building etc. were found, and these were made, used, and left behind by the people. And these may be found on the surface of earth, buried under the earth, or sometimes even under the water. Okay, तो हम इन फ्यूचर चैप्टर में पढ़ेंगे जो साइट्स है आज हमारी बरिड अंडर द अर्थ है, जो हमारे सरफेस पे बहुत कम देखने को मिलती है अर्थ के अंदर. और बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट करके ही इसको काफ़ी डाटा एनालिसिस किया. दीज आर साइट्स. और साइट्स हम कह सकते हैं ये तब के शहर होते थे, उनको साइट्स कहा जाता है. नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. हमें जो आग है ये कब मिली? फ्रॉम फाइंड द कुरनूल केव्स इन मैप टू. कुरनूल केव्स हम वापस पे चलते हैं मैप पे. अब यहाँ पर देखिए कुरनूल. ओके, अगर आपको यहाँ पर कुरनूल की गुफाएं दिख रही हैं, ये देखिए कुरनूल. तो ट्रेसिस ऑफ एशेस हैव बीन फाउंड हियर. तो यहाँ पर हमें एशेस मिले हैं. एंड दिस सुजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर. और लोग फायर से भी फेमिलियर होंगे. एंड फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स लाइक एज अ सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकता है, टू रोस्ट मीट और टू स्केयर अवे एनिमल्स. बिकॉज अगर रोशनी होगी तो एनिमल्स डरेंगे रोशनी से. क्लियर है. तो इस तरह से फायर भी. अब नेम्स एंड डेट्स. अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर नेम और डेट्स. बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग ही टॉपिक पढ़ाया हुआ पैलियोलिथिक मिजोलिथिक से. इनके नेम और डेट कैसे हमें याद रखनी होगी और इन्होंने कैसे डिफाइन किए. आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स ऑफ द टाइम that we are studying, and they are called early period called the Paleolithic. That this comes from two Greek word. Paleo means old and litho means stone. तो सबसे पहले जो stone एज आती है वो Paleolithic आती है. Okay, and the name given to importance to find the stone tools. And Paleolithic period extended from 2 million years ago to about 1200 years ago. Means 2 मिलियन साल से लेकर 12,000 साल पहले, 12,000 ईयर्स अगो, ये टाइम पीरियड है पैलियोलिथिक का. एंड द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक. अब पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया हुआ है. एक है लोअर, सेकंड है मिडल और थर्ड है अपर. वो हम चीज़ें बाद में देखेंगे. अपर, मिडल और लोअर वो हम बाद में देखेंगे उसको क्रोनोलॉजी में. एंड दिस लॉन्ग स्पैन टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. और यही टाइम हमारा 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री भी बताता है. अब उसके बाद आता है मिजोलिथिक. पैलियोलिथिक के बाद आता है मिजोलिथिक. दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो अंटिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द मिजोलिथिक. मिजो का मतलब होता है मिडल स्टोन. एंड स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी. बहुत छोटे टूल्स हो गए थे और इनको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है. मिसोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो है 12,000 से लेकर 10,000 ईयर्स अगो तक. ओके, 10 साल तक. और यहाँ पर जो स्टोन्स थे वो छोटे थे, तो दैट्स वाई दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रोलिथ. क्लियर. एंड माइक्रोलिथ वर प्रोबेबली स्ट्रक ऑन द हैंड ऑफ बोन एंड वुड टू मेक टूल्स सच एज सो एंड सिकल. एंड एट द सेम टाइम ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी द यूज. क्लियर है. ओल्डर वैरायटी का मतलब जो पैलियोलिथिक का टाइम है और जहाँ पर जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं वो टूल्स अभी भी यूज किए जा रहे हैं. पर इसके साथ है एवोल्यूशन भी होता जा रहा है टूल्स का. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मीसो के बाद आती है न्यूलिथिक, नए पत्थर. The next stage about 10,000 years ago, which is known as a Neolithic. And what do you think about the Neolithic means? मैंने बता दिया new means नए. And we have also mentioned the name of some places. You will find the name of many more places in the later chapter. Okay.
And very often we use present day name of the places where people lived in the past because we do not know about what they called them. नेक्स्ट है अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे हमने बात की है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक के बाद आता है मीजोलिथिक और मीजोलिथिक के बाद आता है न्यूलिथिक। अराउंड 1200 years ago देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 12,000 साल पहले की बात है, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं इन द क्लाइमेट with a shift from relatively warm condition in many areas. This led to the development of grassland। अगर जो environmental changes के कारण grassland develop हुए हैं, and this in turn led to increase in the number of deers, antelopes, goat, sheep and cattle and animal that survive on the grass। Because अगर grassland develop होंगे तो grassland के ऊपर जितने भी animals होंगे वो भी increase करेंगे। Okay, and those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season। So it is likely that this helped the people to start thinking about herding and rearing of these animals। क्लियर? अब धीरे धीरे हम अब देख रहे हो ना कि हम फूड हंटर गैदरर से धीरे धीरे फूड प्रोड्यूसर में शिफ्ट होने वाले हैं, और फूड प्रोड्यूसर से पहले हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज फिशिंग ऑल्सो became important। This is about the 12,000 years ago। Clear? Next is the beginning of farming and herding। अब देखिए, अब बात आती है फार्मिंग, जो हमारा चैप्टर का मेन मोटो है। So this was also a time when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice। सबसे पहले जो हमारे इंडिया में जो फूड प्रोड्यूस किया गया वो है व्हीट, बार्ले, उसके बाद राइस आता है। Naturally, in the different part of the subcontinent, men, women, and children probably collected these grains as a food and learnt where they grew and when they ripened। So this have led them to think about the growing plant on their own, and in this way people become farmers। Clear? इस तरह से people hunter और gatherer से वो क्या बन गए हैं? Food producers। And people could also attract then tame animals by leaving food for them near their shelters। And the first animal to be tamed was the wild ancestor of dog। ठीक है, जो सबसे पहला tame animal था, the first animal to be tamed, आंसर है dog, the wild ancestor of dog। And later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। So these animals such as sheep, goat, cattle and also pig lived in herds, and most of them eat grass। And often people protected this animal from attack by the wild animals। So this is how they become herders। क्लियर है? तो इसी तरह से वो चरवाहे बनते हैं। क्लियर है? अब आप नोटिस कर रहे हो इसी चैप्टर में भी, हमारा चैप्टर भी कंटिन्यू रहेगा। अभी तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि कैसे पीपल पहले हंटर गैदरर थे, देन उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया, फूड प्रोड्यूसर बन रहे हैं, और उसके बाद वो एनिमल्स को हर्डिंग में भी शिफ्ट होते जा रहे हैं। ओके, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? इसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं डोमेस्टिकेशन की। तो डोमेस्टिकेशन इज द नेम given to the process in which people grow plants, look after animals। Okay, this is called the domestication। That is a name given to process in which people grow plants and look after animals। Very often plants and animals that are tended by people become different from the wild plants and animals। और जिन प्लांट्स और एनिमल्स को लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वो वाइल्ड एनिमल और प्लांट से डिफरेंट हो चुके हुए हैं। एंड दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ओके, so that's why domestication is different from the wild animals or wild animals or plants। For example, they select those plants and animals that are not prone to disease। तो ये उन्हीं एनिमल्स और प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करते थे जो इजीली, जिनको बीमारियां ना हो, that are not prone to disease। and they are also select plants that yield large size grain, जिसका साइज ग्रेन का साइज बड़ा हो, have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain। And seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have same qualities। Okay, so that's why domesticate of plants and animals are very choosy। And amongst the animals
Those that are relatively gentle are selected for breeding, and as a result, gradually domestication plant and animals become different from the wild animals and plants. And for example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. तो यहाँ पर दिख सकते हैं जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनके जो हॉर्न्स थे और टीथ थे वो छोटे साइज के होते थे एज कम्पेयर टू द वाइल्ड एनिमल्स। एंड यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है लुक एट टू सेट्स ऑफ टीथ एंड विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू द वाइल्ड पिग एंड विच टू बी डोमेस्टिकेटेड वन। ऑब्वियसली तो ये डोमेस्टिकेटेड होगा और ये वाइल्ड पिग होगा। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल का मतलब होता है बहुत स्लोली काम करते जो। तो डोमेस्टिकेशन कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं था। दैट टूक प्लेसेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। It begins about 12,000 years ago, and virtually all the plant and animals produced that we used as a food today is a result of the domestication. Okay, और जो भी हम आज फूड और प्लांट फूड में प्लांट्स और एनिमल्स, तो ये सारा डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है। एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। मैंने आपको पहले बता दिया कि वीट एंड बार्ले सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड वीट थी। और एनिमल्स की बात करें तो शीप एंड गोट। ओके, तो शीप और गोट। और वैसे तो हमें टेम के अकॉर्डिंगली तो डॉग भी कहा गया हुआ है। नेक्स्ट, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, वे इन विच ग्रेन्स वाज यूज्ड एज अ सीड, एज अ फूड, एज अ गिफ्ट एंड stored फॉर फूड। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो। अगर हम कोई भी सीड को प्लांट करते हैं तो ऑब्वियसली टेक सम टाइम, एंड दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, इवन वीक्स, इवन मंथ, और इन सम केस ईयर्स। कई में तो डेज, मंथ, वीक, हर और ओके। एंड व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर उन्होंने वहाँ पर प्लांटेशन की है, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली उनको वहाँ देर काफ़ी टाइम के लिए उसी प्लेस पे रुकना पड़ेगा। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि उसको प्रॉपर पानी देना है, उसकी वीडिंग है, उसको वीडिंग करनी है, और एनिमल्स हैं उनको वहाँ से भगाना है, और बर्ड्स को भगाना है ताकि वो उस एग्रीकल्चर को, सीडिंग को, प्लांटेशंस को डिस्ट्रॉय ना कर दे। टिल द ग्रेन राइपन एंड देन ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। सो दैट्स व्हाई अब हंटर गैदरर से देखिए एक न्यू लाइफ एवॉल्व होती जा रही है। And as a grain had to be stored for both food and seed, people had to think a way of storing it। अब देखिए फूड प्रोड्यूस हो चुका है, अब सरप्लस फूड है तो सरप्लस फूड के लिए उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। सो इन मैनी एरिया दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स, पोट्स बनाए जा रहे हैं क्ले के, एंड वो बास्केट एंड डग पिट्स इनटू द ग्राउंड जिससे वो फूड को स्टोर कर सके। एंड डू यू थिंक हंटर एंड गैदरर वुड हैव मेड एंड यूज पोट? ओके, तो इसका भी आपने मुझे आंसर बताना है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ रहा है स्टोरिंग एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। क्लियर, वो अपने आप की जो प्रोग्रेस है वो नेचुरली है। बिसाइड इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। अगर उनका प्रॉपरली देखभाल करें, दे प्रोवाइड अस मिल्क विच इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। क्लियर, तो दैट्स वाई इज स्टोरिंग एनिमल। एंड इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो अब हम एनिमल्स को एज अ स्टोर ऑफ फूड की तरह यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वो हमें खाना भी देते हैं एज अ मीट और मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अगेन टर्न टू मैप 2। हम वापस मैप पे चलते हैं। यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। तो वापस ब्लू स्क्वायर्स पे चलते हैं, एंड ब्लू स्क्वायर से आपकी है न्यूलिथिक साइट। क्लियर, ये देखिए ये है ब्लू स्क्वायर, ये भी ब्लू स्क्वायर है। ऊपर मेहरगढ़, बोरजोम, कोलादिवा, चिरंद, दाउजी, हदिंग, दीज ऑल आर ब्लू स्क्वायर्स। क्लियर, और ये सारी की सारी साइट्स हैं हमारी न्यूलिथिक साइट्स। क्लियर, एंड दीज ऑल साइट्स आर न्यूलिथिक। Each mark as a site from where archaeologists have found evidence of early farmers or herders। और यहाँ से हमें अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के साइन मिले इन न्यूलिथिक में। एंड दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन आर द नॉर्थ वेस्टर्न, जैसे हमने नॉर्थ वेस्टर्न की बात की थी, जो आज प्रेजेंट डे कश्मीर में है, इन द ईस्ट में भी है और साउथ इंडिया में भी है। देखा ना हमने, ईस्ट में भी थे, वेस्ट में भी थे और साउथ में भी
ये साइट्स हमें देखने को मिली हैं। And to find out whether these sites were settlement of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals bones. क्लियर, हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स की भी साइंटिस्ट ने स्टडी की है। एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन, ठीक है, जो ग्रेन को बर्न किया है, एंड देयर मे हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और अ पर्पस, एंड साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स. So we know that number of crops were grown different part of the subcontinent, and they can also identify the bones of the different animals. Clear? अब नेक्स्ट बात करते हैं टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ. टूवर्ड अ सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट. आर्कियोलॉजिस्ट ने हट्स को और काफ़ी साइट्स में हाउसेस को ट्रेस किया है. फॉर इंस्टांस इन द बुर्दहोम, यू नो, ये आज प्रेजेंट डे कश्मीर में है. इन प्रेजेंट डे कश्मीर, people built pit houses where they dug into the ground and with the steps leading into them. क्लियर है, पिट हाउसेस dug into the ground और वो अंदर जाते थे ग्राउंड के अंदर. एंड दीज में हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और यहाँ से उनको कोल्ड वेदर में शेल्टर मिलता था. एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट. ठीक है, हट के इनसाइड में भी होती थी कुकिंग और हट के आउटसाइड में भी कुकिंग होती थी. एंड विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुक फूड देयर इधर इंडोर्स और आउटडोर. डिपेंड अपॉन द वेदर, वो हम खाना जो घर के अंदर भी बना सकते थे एंड बाहर भी बनाते थे. अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टोन्स की पिक्चर्स हैं, हम देखते हैं प्रॉपरली. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल. स्टोन के टूल्स, मैनी ऑफ दीज वर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द न्यूलिथिक. मैंने आपको बताया पैलियोलिथिक, उसके बाद मीजोलिथिक, उसके बाद आता है न्यूलिथिक. ओके, और मीजोलिथिक को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है. एंड दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव फाइन कटिंग एज. ठीक है, न्यूलिथिक में. एंड द मोटर एंड द पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. क्लियर है. Paleolithic tools, that why these are called the Neolithic. And mortars and pestle used for grinding grain even today and several thousand years later. At the same time, tools of Paleolithic types continue to be made and used, and remember, some tools were also be made up of bones. ठीक है, ये मत सोचना कि सिर्फ स्टोन्स के टूल्स होते थे. मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, स्टोन के भी थे, वुड के भी थे और बोन्स के भी थे. और जो स्टोन के टूल्स हैं वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करके बैठे. ओके. मैनी काइंड ऑफ अर्दन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. मिट्टी के पोट्स भी हमें काफ़ी देखने को मिले हैं ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड देयर वर सम टाइम डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. एंड पीपल बिकेन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड्स, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड द लेंटिल्स. चावल, गेहूँ और दालें के लिए. नाउ बिकम द पार्ट ऑफ, सॉरी, बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट. क्लियर है, तो ये है हमारा एक अर्थन पोट. And beside, they began weaving cloth using different kind of materials, for example cotton, that could not be grow. और आपको बताना चाहता हूँ, कॉटन जो है वो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली है. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर और ऑल एट वंस. अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या जो चीज़ें हैं इवॉल्व हुई हैं वो क्या एट ऑल एट वंस, क्या हर एक प्लेस में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट टाइम पे इवॉल्व हुई है. सो नॉट क्वाइट. इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू बी हंट एंड गैदर फूड. ऐसा नहीं है. नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, मिडल इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में बात करें तो सभी ने अपने अकॉर्डिंगली अपने आप को इवॉल्व किया. ये नहीं कि सभी जगह एक ही टाइम पे चीज़ें चेंज हुई हैं. तो डिफरेंट प्रोसेस है और डिफरेंट प्रोग्रेसिंग है. And elsewhere people adopted farming and herding slowly. And over several thousand years, besides, in some cases, people try to combine these activities during different things during the different seasons. Okay, तो ये था हमारा यहाँ पर टॉपिक. अब वापस चलते हैं एक मैप पे और यहाँ पर लिखा हुआ है a closer look. You know, closer look में मेंशन किया गया हुआ living and dying in मेहरगढ़. सो लेट्स अगेन बैक टू मैप और मेहरगढ़ की पहले डायरेक्शन देखते हैं कि मेहरगढ़ की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर है. वापस मैप पे देखते हैं. ओके, सो हेयर इज द मेहरगढ़. ओके, पाकिस्तान में मेहरगढ़.
So this site is located in a fertile plain near the Bolan Pass and which is one of the most important routes into the Iran. Clear? पाकिस्तान में मैंने आपको बता दिया और which is the most important route to Iran. And Mehergarh was probably one of the place where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in this area. मैंने आपको वैसे बता ही दिया है कि सबसे पहले wheat and barley domesticate हुए हैं plants में और animals में sheep and goat. It is one of the earliest village that we know about, and at this site many animals' bones were found, and bones of wild animals such as deer, pig, and also bones of sheep and goat were found. Clear? And next is other finds at Mehergarh include remains of square और rectangular houses. तो ये देख रहे हो ये rectangular houses है मेहरगढ़ में squares और rectangular houses and each house had 4 or more compartments and some of which may have been used for storage. तो हर एक घर या तो स्क्वायर होता था या तो घर रेक्टेंगल होता था और इसको 4 पार्ट में फर्दर डिवाइडेड किया गया हुआ है. Clear? And house in Mehergarh, this is what a house in Mehergarh may have looked like. In this way it is how similar to which you live. When people die, अब यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की हुई है, when people die ऐसी साइट्स में their relatives, friends generally pay respect to them. अगर लोग मरते थे उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त उनकी रिस्पेक्ट करते थे. And people look after them perhaps in the belief that there is a some form of life after death. और लोग ऐसा लोगों की सोच थी कि मरने के बाद उनकी लाइफ कहीं और पॉसिबल है. मरने के बाद भी उनकी लाइफ है बट लाइफ आफ्टर दैट दिस इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ एंड बुरियल इज वन सच अरेंजमेंट और इसलिए उनको दफना दिया जाता था. उनको दफना दिया जाता था विच इज कॉल्ड द बुरियल. एंड सेवरल बुरियल साइट हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़ एंड इन वन इंस्टांस और एक ऐसी जगह भी हमें काफ़ी एक ऐसी जगह इस बुक में कहा गया हो बट इन रियलिटी द डेड पर्सन वर बरीड विद द गोट विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. और यहाँ अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो ये एनिमल का सॉरी ये ह्यूमन का स्केल्टन है उसके साथ एनिमल्स के स्केल्टन भी साथ में देखने को मिल रहे हैं. ओके ए बुरियल फ्रॉम मेहरगढ़ बिकॉज और ये स्केल्टन है गोट का. और लोगों का सोचना था कि उनके बाद कहीं जैसे कहीं और भी लाइफ पॉसिबल है तो उनके साथ उनके जो फेवरेट एनिमल्स होते थे उनको भी साथ में बरीड कर दिया जाता था. ओके नेक्स्ट हेयर इज केव पेंटिंग इन फ्रांस. यू नो फाइंड फ्रांस इन योर एटलस. आप अपने एटलस में फ्रांस को देख सकते हैं कि फ्रांस का एटलस कहाँ पर है फ्रांस के एग्जैक्टली. द पेंटिंग बिलो इज अ केव इन फ्रांस. जैसे अब ऊपर हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी इंडिया के बारे में भी थी. अब यहाँ पर नीचे फ्रांस के बारे में मेंशन किया है. दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago and painting like this were made between 20 to 10,000 years ago and many of these were animals such as wild horses or this is a wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeers, bears and painted in the bright colors. तो ये है हमारी एक फ्रांस की पिक्चर दिख रही है. ओके ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है इस प्रॉपर पिक्चर में. क्लियर. तो ये पिक्चर एक फ्रांस की केव की है और डिफरेंट एनिमल्स वहाँ पर शो किए जा रहे हैं. एंड दीज कलर वर मेड फ्रॉम अ मिनरल लाइक आयरन और चारकोल. एंड इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय हंटर बिफोर दे वेंट इन द सर्च ऑफ प्रे. तो ये ऐसा सोचा जा रहा है कि ये स्पेशल ओकेशंस या कोई स्पेशल रिचुअल में बिफोर हंटिंग से पहले ये चीज़ें होती थी. तो ये फ्रांस की है. एंड अब लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूलिथिक साइट. तो न्यूलिथिक साइट में मैंने आपको बता दिया फाइंड टर्की इन योर एटलस वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट कैटल हुंक वाज फाउंड इन टर्की. तो ये आप पिक्चर देख लेना क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ पिक्चर लेकर आना थोड़ा टफ है मेरे लिए. कैटल हब इज फाउंड इन टर्की एंड सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस. Flints from Syria, cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea, and used in the settlement. And remember, there were no cart. Most of things were carried on the back of the pack animals, such as cattle or by people. तो कार्ट नहीं थे उस टाइम पर क्योंकि पहिया वगैरह नहीं था ना. तो एनिमल्स के बैक पे आज भी एनिमल्स के बैक पे चीज़ें लेकर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. क्लियर. एंड ये था हमारा एक चैप्टर और इसमें एक जो मेंशन किया गया हुआ है मीज़ोलिथिक एज की डेट्स. तो मीज़ोलिथिक
इसका ईयर है 12,000 टू 10,000, डोमेस्टिकेशन है 12,000 ईयर्स अगो, सेटलमेंट है 8,000 ईयर्स अगो और नियोलिथिक की साइड है 10,000 ईयर्स अगो। ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंप्लीट द क्रोनोलॉजी, हम क्रोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ये साइट्स वगैरह कहाँ से स्टार्ट होती हैं। ओके, तो ये था हमारा एक चैप्टर नंबर 2 और आई थिंक चैप्टर नंबर 2 मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर दिया अब, और यू कैन सी हियर। ओके, so you can see the chapter number 2 from the hunting gathering to the food growing. Okay, so this is for today in this video. Thank you.